Hello dear Ancom students. You all are welcome in my today's online session. Today we are going to learn a marginal cost approach and absorption cost approach from the chapter of marginal costing. This chapter is a part of Unit 1 from the subject of Cost Accounting 2. I am Dr. Kandarp Chavda, an assistant professor at JGCC College of Commerce, Ahmedabad. I have been teaching accountancy from last 10 years. So let us begin our session with marginal cost. Okay, so let us start our session with a small chart of two costing approaches, that is marginal costing approach and a absorption costing approach. Let us understand the marginal costing approach first. मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करता है. इट मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच only considers a variable cost as a production cost. While calculating the production cost, fixed costs are ignored, as marginal cost approach assumes that fixed costs are a period cost. मतलब कि फिक्स कॉस्ट जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्ट के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है. इसीलिए फिक्स कॉस्ट are considered as a period cost and they are not considering while calculating the production cost of a product. इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच को वेरिएबल कॉस्टिंग अप्रोच भी कहा जाता है. यहाँ पे बट दोनों के बीच में जो छोटा सा डिफरेंस है टर्मिनोलॉजी का, मार्जिनल और वेरिएबल में, एग्जैक्टली वेरिएबल कॉस्टिंग अप्रोच इसको कहा जा सकता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो है इट्स ए कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल प्रोडक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने नॉर्मल प्रोडक्शन के अलावा अगर एक भी ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज करती है या फिर बनाती है, तो उस जो प्रोडक्ट का कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग बोलेंगे. इसीलिए इसका नाम है मार्जिन. मार्जिन मतलब द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट प्रोडक्शन एंड नॉर्मल प्रोडक्शन. मतलब कि जो हमने अभी किया, एक ज़्यादा, दो ज़्यादा या पांच ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, उस ज़्यादा प्रोडक्ट का, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का जो कॉस्ट लगेगा वो. अब ये कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑलरेडी कवर्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट. फिक्स कॉस्ट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में से ऑलरेडी कवर्ड हो चुका होता है कंपनी का. इसीलिए जब भी कंपनी अगर एडिशनल प्रोडक्ट बनाती है तो उस एडिशनल प्रोडक्ट में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगता है. सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनका मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड लगता है या फिर फैक्ट्री ओवरहेड लगता है. वो सारे के सारे खर्चे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए इनको वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है. इसलिए अगर आप देखो तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में अगर कॉस्ट में चेंज आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में चेंज आने के कारण होता है. मतलब चेंज इन कॉस्ट इज अकर्स ड्यू टू चेंज इन आउटपुट. ठीक है. While on the other side, let us see the absorption costing approach. दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है. Absorption costing approach जो है it is considered as a total cost approach. मतलब it considers a total cost both that are fixed as well as variable cost. दोनों ही cost को ध्यान में लेता है absorption costing approach. किसमें ध्यान में लेता है? सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने की. मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच जो है वो दोनों ही कॉस्ट को ध्यान में लेता है. इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा कैपेसिटी के लिए ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया होता है और प्रोडक्शन कभी कभी कम होता है. इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने से रिकवरी रेट अराइज होता है और इस रिकवरी रेट को भी एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच ध्यान में लेता है. इसका मतलब है ये रिकवरी कौन सा है? रिकवरी की मैं जो बात कर रहा हूँ दैट मे बी अंडर रिकवरी और मे बी ओवर रिकवरी.
ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन हुआ हो, अंडर रिकवरी, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन किया हो, तो इट इज़ कंसिडर एज अ ओवर रिकवरी। अब इस पूरे कॉस्टिंग अप्रोच, दोनों ही कॉस्टिंग अप्रोच में जो खेल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का है, वो है फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट, या फिर आप लोग बोल सकते हो प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे सेलिंग फिक्स कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स कॉस्ट, ऑफिस फिक्स कॉस्ट, इन सब की कहीं पे बात नहीं है। उसका जो इफेक्ट आता है वो दोनों में सेम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात है प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले कौन कौन सी कॉस्ट ध्यान में ली जाती है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है खाली फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट का। आप आगे समझ जाओगे। हम लोग अभी फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड फॉर्मेट एज पर absorption costing in the next slide. So let us first check the format of income statement as per the marginal cost approach. ये जो फॉर्मेट है वो 3 कॉलम हमें नॉर्मली बनाया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको 2 मंथ का बोला है तो 2 मंथ के रुपीस के कॉलम आएंगे और 2 पर यूनिट के भी कॉलम आएंगे। यहाँ पे हमने फॉर्मेट के तौर पे सिर्फ एक ईयर का लिया हुआ है, एक ईयर के लिए पर यूनिट और एक ईयर के टोटल रुपीस। जो फॉर्मेट है वो आप लोग कॉस्ट शीट के हिसाब से मैच कर सकते हैं। कॉस्ट शीट में जैसा होता था वैसा ही यहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइम कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, इतने ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन है, वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का। और जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो दोनों ही अप्रोचेस है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड के वजह से अराइज होते हैं। तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सेल्स, पर यूनिट सेल्स और रुपीस सेल्स। उसके बाद सेल्स में से मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट हमने माइनस करके रखी है। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, वेरिएबल ही, और प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ वेरिएबल। जैसा मैंने आपको पहले से बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच जो है वो प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड को इग्नोर करता है। इसीलिए while calculating the marginal production cost or a total variable cost, fixed factory overhead is ignored over here in the marginal cost approach. इसलिए पहले हम लोग सिर्फ ये जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है उनका टोटल कर लेंगे। टोटल आ जाने के बाद उसमें ओपनिंग स्टॉक हम लोग ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। बराबर है, ये फॉर्मेट है, हमें याद कर लेना है। और इजी है कि ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे फाइंड करता है वो हम लोग जब एक एग्जांपल लेंगे यूनिवर्सिटी का तब मैं आपको इसमें समझा दूंगा। अभी के लिए आप लोग इतना याद रख लो कि सेल्स में से हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस की और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया। उस वैल्यूएशन को ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके हमने मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड किया। अब मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने सेल्स में से, जो ऊपर पहले दिया था वो सेल्स में से मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने माइनस कर दिया, तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। ये हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। अब प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में जो पूरा का पूरा खेल है वो प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट का है या फिर फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट का है। अब इसकी बारी आएगी माइनस करने की, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट, और बाकी दोनों खर्चे अगर कंपनी के हैं तो आप लोग ऑफिस ओवरहेड भी बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी बोल सकते हो। इसमें हमें कोई कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, दोनों अलग अलग दिए हैं तो अलग अलग, दोनों कंबाइंड दिए तो कंबाइंड हम लोग लिख सकते हैं। फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम, दोनों ही हमें माइनस करने हैं, फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, अलग अलग दिए तो अलग अलग। ये सब माइनस करने के बाद प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन में से सारी की सारी फिक्स कॉस्ट और ऑफिस
और सेलिंग की वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस करने के बाद हमें जो मिलेगा वो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? तो नेट प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। नाउ let us understand the format of income statement as per the absorption costing approach. अब absorption costing approach और marginal costing approach के बीच में डिफरेंस क्या है ये आप समझ जाओगे। हम लोगों ने अगर आप देखोगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में सेल्स तो लिखा ही था, लेस मार्जिनल कॉस्ट लिखा था। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सारी के सारी कॉस्ट जो गुड्स सोल्ड करने के लिए लगती है वो सारी की सारी कॉस्ट इज कवर्ड अंडर द एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। मतलब के प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ वेरिएबल ही नहीं बल्कि फिक्स्ड भी यहाँ पे कंसीडर की जाती है और कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसलिए यहाँ पे हम लोग उसे वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल और फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड भी यहाँ पे ध्यान में लिया जाता है। ब्रैकेट में मैंने एक चीज लिखी हुई है, अगर आप ध्यान देंगे तो वो है एब्सॉर्ब्ड बाय यूनिट्स ओनली। मतलब कि जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है वो पूरे के पूरे नहीं लिखने। अगर अगर समझ लो कि आपके 20 लाख हुए तो 20 लाख के 20 लाख पूरे नहीं लिखने हैं। वो 20 लाख तो ऐसा हो सकता है कि 2 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी के लिए हुए हो। लेकिन अगर हमने सिर्फ 1,80,000 यूनिट्स बनाए हैं तो 1,80,000 के लिए जो भी प्रोपोर्शनेटली फिक्स कॉस्ट आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अब तक वो जो 20 लाख रुपए है उसको 1,80,000 यूनिट्स ने ही एब्सॉर्ब किया है। बाकी के 20,000 यूनिट्स को एब्सॉर्ब करना बाकी है। इसलिए बाकी के 20,000 यूनिट्स का जो एब्सॉर्प्शन बाकी रह गया है वो हम लोग लास्ट में एज अ रिकवरी रेट लिख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ द फिक्स कॉस्ट विच आर ऑलरेडी एब्सॉर्ब्ड बाय द प्रोडक्शन, इतना ही लिखना है। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। जिस तरह से हम लोग आगे करते थे वैसे ही ओपनिंग स्टॉक कर लेना है और क्लोजिंग स्टॉक भी कर लेना। अब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे? तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की वैल्यू पे, ये वैल्यू पे, इस वैल्यू पे हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे दोनों ही को। तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मिल गया हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा हमें? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के बाद जो हम करते थे वैसे ही करना है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब हम लोग P&L अकाउंट बनाते थे तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बात करते थे, वो चाहे फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो दोनों ही माइनस होगा। उसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी इसमें से माइनस होगा, वो चाहे फिक्स्ड हो या वेरिएबल। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास एक प्रॉफिट आ जाएगा। वो प्रॉफिट को अब तक हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि आगे मैंने आपको बताया था कि एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच में जो भी फिक्स्ड कॉस्ट, वो फिक्स कॉस्ट किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। वो फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट को एब्सॉर्ब नहीं किया हुआ है या फिर ओवर एब्सॉर्ब हुआ है तो उन दोनों को ऐड या फिर माइनस। अगर अंडर एब्सॉर्ब हुआ है तो माइनस मतलब लेस, और अगर ओवर एब्सॉर्ब हुआ है तो हम लोग उसे ऐड करेंगे। और ये करने के बाद जो भी अमाउंट हमारे पास आएगी उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। ठीक है, ये दोनों के दोनों फॉर्मेट आपके क्लियर है। ये दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री ओवरहेड का। प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड बोलो या फिर आप फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड बोलो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो रिकवरी रेट में हम लोग लास्ट में हम लोग लेस, अंडर रिकवरी आई तो
लेस कर देंगे और ओवर रिकवरी है तो उसे हम लोग ऐड कर देंगे। इतना ही इसके अंदर हमें ध्यान रखना है। सो फॉर्मेट को अब हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, ओके चलो। यहाँ पे जो आपको एक सम दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, वो गुजरात यूनिवर्सिटी 2005 में पूछा गया था। और मैंने आपको एक ऐसा ही सम प्रीलिम एग्जाम में भी पूछा था। इस सम के अंदर पहले हम लोग समझ लेते हैं, इस सम के अंदर जो कंपनी है उस कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 2000 यूनिट्स की है। द कंपनी हैज डिटरमाइंड 80% कैपेसिटी एज अ नॉर्मल कैपेसिटी, मतलब 2 लाख का 80% 1,60,000 यूनिट्स कंपनी के लिए नॉर्मल कैपेसिटी है। इन दिस रिगार्ड कंपनी हैज गिवन द इनकम स्टेटमेंट एज अंडर। इनकम स्टेटमेंट में कंपनी ने प्रोडक्शन और सेल्स दिया हुआ है फॉर इट्स नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 1,60,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹42। उसके हिसाब से कंपनी का प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों यूनिट्स में तो दिया ही है, और सेल्स प्राइस दी है ₹42 के हिसाब से सेल्स हो जाता है कंपनी का 67,20,000। उसमें से कंपनी ने वेरिएबल कॉस्ट अलग करके हमें ऑलरेडी दी है। उसमें वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें ऑलरेडी टोटल रुपीस के फॉर्म में दिया हुआ है। वो सारे के सारे कुल मिला के 13,40,000 हो रहे हैं। 67,20,000 में 13,40,000 हम लोग माइनस करेंगे तो 53,80,000 हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हमें ऑलरेडी माइनस करके दी है। फिक्स कॉस्ट में 3 टाइप की फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट 24 लाख, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स कॉस्ट 6 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट 3 लाख। कुल मिला के 33 लाख रुपीस की फिक्स कॉस्ट है। इन सबको 53,80,000 में से माइनस करेंगे तो 20,80,000 रुपीज हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक्चुअल रिजल्ट कंपनी ने नीचे दिया हुआ है, उसमें ओपनिंग स्टॉक हमें ऑलरेडी दे दिया है। 20,000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक कंपनी का होगा। कंपनी ने प्रोडक्शन किया है 1,50,000 यूनिट्स का, और कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक बचा है 10,000 यूनिट्स का। बस इतना पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कंपनी की जो नॉर्मल कैपेसिटी थी वो कितने की थी। ऊपर हमने देखा तो 1,60,000 यूनिट्स की, और कंपनी का प्रोडक्शन कितने का है 1,50,000 यूनिट्स का। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है सम कैलकुलेट करते वक्त कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट कंपनी ने दी है वो 1,60,000 यूनिट्स की दी है इन द स्टेट, और कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं सिर्फ 1,50,000 यूनिट्स। कंपनी का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बचा है 10,000 यूनिट्स। अब कंपनी ने क्या बोला है कि द कंपनी हैज अडॉप्टेड अ पेनिट्रेशन पॉलिसी टू एंटर इनटू द मार्केट। पेनिट्रेशन पॉलिसी मैं आपको बता देता हूँ कि पेनिट्रेशन पॉलिसी में क्या होता है। पेनिट्रेशन पॉलिसी में कंपनी इनिशियली चार्ज्ड लोअर प्राइस टू अट्रैक्ट द कस्टमर। कंपनी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी सी प्राइस डिक्रीज कर देती है, ताकि सारे के सारे कस्टमर्स अपनी प्रोडक्ट की तरफ, कंपनी की प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। यहाँ पे भी कंपनी ने ऐसा ही किया है। कंपनी हैज रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस बाय ₹2 पर यूनिट। और हमें बोला गया है प्रिपेयर द स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच मेथड एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्ट अप्रोच मेथड, एंड ऑल्सो asked to determine the profit as a reconciliation statement from both the profits. ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ये आप लोग साइड में रखो। ये एक सब इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते चलते हैं। पहले हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट एज पर द मार्जिनल कॉस्ट। सो लेट अस प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एज पर marginal costing approach. I already give you a format of this income statement. There are only 3 columns: particular, or unit, and rupees. The income statement start with the sales. Before starting the income statement, we should understand this question completely first. In the questions, it is clearly said that company has adopted a penetration policy. In that penetration policy, company has reduced its selling price by ₹2. So we also have to reduce our selling price from 42 to ₹40.
that is by rupees 2. So from now onwards, our selling price for both the type of cost approaches is rupees 40, and our normal capacity for the production is 1,60,000. So 1,60,000 units into 40, we will get the amount of 64 lakh. Out of the sales, we should reduce marginal production cost. This is marginal cost approach, and we now know that in the marginal production cost, we are considering only variable cost. So variable cost of direct material, variable cost of direct labor and variable cost of factory overhead. पहले हम लोग ध्यान में लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल का वेरिएबल कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल इज ऑलवेज वेरिएबल. इट इज गिवन इन द सम दैट इज 4,80,000 रुपीज. 4,80,000 रुपए दिया है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये जो 4,80,000 रुपए है, दैट इज फॉर 1,60,000 नॉर्मल कैपेसिटी. 1,60,000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ है, और हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ 1,50,000 यूनिट्स, मतलब कि 10,000 यूनिट्स कम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई अवर पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दैट इज रुपीज 3. 4,80,000 डिवाइड बाय 1,60,000, 3 रुपए आ गया. अब ये 3 रुपए को हम लोग प्रोडक्शन ऑफ 1,50,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गॉट द अमाउंट ऑफ 4,50,000 रुपीज. इन द सेम वे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें 3,20,000 रुपए सम के अंदर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1,60,000, वी गेट द पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दैट इज रुपीज 2, एंड फॉर 1,50,000 यूनिट्स इट इज 3 lakh. नाउ factory overhead, but remember it is a marginal cost approach method. This is marginal cost approach method, and we are only consider variable factory overhead. So variable factory overhead is given as 1,20,000 and it is for 1,60,000 units. So we got per unit variable factory overhead 0.75, मतलब के 75 पैसा, and for 1,50,000 units it is 1,12,500. यहाँ पे हमें फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट ध्यान में नहीं लेना है, सो वी कैन डायरेक्टली मेक इट द टोटल ऑफ ऑल द वेरिएबल कॉस्ट. 3 रुपए, 2 रुपए और 75 पैसा, मतलब टोटल मिला के 5.75 रुपीज, और 4,50,000 प्लस 3 lakh प्लस 1,12,500, we will get 8,62,500 as a total variable cost. Now, out of the total variable cost, we have to add opening stock and minus closing stock. Opening stock is already given in the sum, that is 20,000 units. And I already told you that opening stock and closing stock is calculated on the basis of total variable cost. So total variable cost is 8,62,500, we already calculated, and per unit variable cost, per unit total variable cost, we already calculated 5.75. So now it's easy for us, we can directly multiply 20,000 units with 5.75, we got 1,15,000 rupees. In the same way, minus closing stock 10,000 units is given in the question, and 5.75 is our per unit total variable cost, so we get the amount of 57,500. But as closing stock would be minus from the total variable cost, I hereby mention 57,500 in the bracket. So now we got the marginal production cost. Marginal production cost 5.75 as it is रहेगा, और हमें अमाउंट मिल जाएगा 9,20,000 रुपीज. 9,20,000 कहाँ से आया? 8,62,500 जो हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट किया था, उसमें 1,15,000 हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट का, और 57,500 हमने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को माइनस किया. सो वी गॉट द अमाउंट ऑफ 9,20,000 रुपीज. अब ये 9,20,000 को अगर आप लोग 5.75 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको 1,50,000 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा 1,60,000. क्यों? क्योंकि अब तो हमने ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर लिया है. सो नाउ देयर आर नथिंग लाइक अ स्टॉक. अब स्टॉक है ही नहीं,
तो जो हमने 1,60,000 से अपना सम स्टार्ट किया था वहीं पे हम लोग आ गए 1,60,000 पे। So 9,20,000 डिवाइड बाय 5.75 करोगे तो इट्स फॉर 1,60,000 units. So now onwards all the calculations are for 1,60,000 units only. अब हमें मिल जाएगा प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। ये प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, तो हमने जो ऊपर सेल्स की अमाउंट लिखी थी ये वाली 64 लाख रुपीस, 64 लाख रुपीस में से हम लोग ये 9,20,000 वाली अमाउंट को माइनस करने वाले हैं, या फिर आप लोग बोलो पर यूनिट में ये 40 रुपीस की अमाउंट में से हम लोग ये 5.75 वाली अमाउंट को माइनस करने वाले हैं। सो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ 34.25 रुपीस। इन द सेम वे इट्स 54,80,000 रुपीज। 64 में से हमने 9,20,000 को माइनस कर दिया, वी गॉट द प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। नाउ इनकम स्टेटमेंट और P&L स्टेटमेंट में जैसा करते थे वैसा ही वी हैव टू डिडक्ट फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड। हमने वेरिएबल ऊपर ले लिया, फिक्स्ड यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच है जिसमें हम लोग फैक्ट्री फिक्स को प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए कंसीडर नहीं करते। सो फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आएगा और फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट को हम लोग माइनस करेंगे। 15 रुपीज कहाँ से आया, तो 24 लाख रुपए हमें ऑलरेडी सम के अंदर दे दिया है। 24 लाख डिवाइड बाई 1,60,000 यूनिट्स, वी गॉट 15 रुपीज। उसी तरह से ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दोनों ही मिला के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है। सो मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला लिया है यहाँ पे 7,80,000 रुपीज। उसी तरह से मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को मिला लिया है, इट्स 5,40,000 रुपीज। इन तीनों फिक्स्ड कॉस्ट को 54,80,000 में से माइनस कर देना है, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, दैट इज 17,60,000 रुपीज। समझ गए आप लोग? इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि जो फैक्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वाली अमाउंट फैक्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट, ये वाला जो पॉइंट है वो हमें ऊपर मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट में, मतलब कि यहाँ पे ध्यान में नहीं लेना है, वो हम लोग बाद में माइनस करेंगे। इतना ही मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में याद रखना है। ओके, सो नाउ let us understand the income statement as per the absorption costing method. इसका फॉर्मेट भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी सेम 3 कॉलम, पर्टिकुलर, पर यूनिट एंड रुपीस। अब इतना मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, इतना ऑलरेडी आपको यहाँ पे प्रेजेंट इसलिए कर दिया है क्योंकि इतना हम लोग ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में बना चुके हैं। हम लोग जो सेल्स लिखे थे 64 लाख वाला 40 रुपीज के हिसाब से, वो एज इट इज है। हम लोग जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट लिखे थे 3 रुपए के हिसाब से 1,50,000 यूनिट का 4,50,000, वो एज इट इज है। डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट भी 3 लाख एज इट इज है। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल जो था 1,12,500, वो भी एज इट इज है। तो इतना तो हमें करना ही है, दोनों में सेम रहेगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहाँ पे है, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड में। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में ये जो फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड जो था वो नीचे लिखा था, नीचे कहाँ पे, आफ्टर कैलकुलेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच में ये जो फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कॉस्ट है वो बिफोर कैलकुलेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट ध्यान में लिया जाता है, मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट में इसको ध्यान में लिया जाता है। अब ये जो फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट था वो हमें 24 लाख रुपए दिया था, लेकिन वो 1,60,000 यूनिट्स का था, 1,60,000 यूनिट्स के हिसाब से हमें दिया गया था, जबकि हमने बनाया है 1,50,000 यूनिट्स ओनली। कितने बनाए हैं हमने, 1,50,000 यूनिट्स ओनली। इसलिए हमें इसका रिकवरी रेट फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज 15 रुपीज। 24 लाख डिवाइड बाई 1,60,000 यूनिट्स, 15 रुपीज। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है वो 1,50,000 के हिसाब से किया है। सो 1,50,000 इंटू 15 हमें मिल जाएगा 22,50,000 रुपये। मैंने आपको फॉर्मेट समझाते वक्त ऑलरेडी बोला था कि फैक्ट्री ओवरहेड
जितना एब्सॉर्ब हुआ है उतना ही यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे 1,50,000 के हिसाब से ही एब्सॉर्ब हुआ है, सो हम लोग 1,50,000 के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, नाउ वी कैन मेक द टोटल ऑफ दिस कॉस्ट, इट इज नॉन एज ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट। 3 रुपए, 2 रुपए, 0.75 एंड 15 रुपए, टोटल मिला के 20 रुपए 75 पैसे, और 4,50,000, 3,00,000, 1,12,500, 22,50,000, कुल मिला के 31,12,500। ठीक है, नाउ जिस तरह से हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऐड करते थे उसी तरह से करना है। यहाँ पे अमाउंट में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे था, यहाँ पे ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट के बेस पे है। हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट 20 रुपए 75 पैसा है, और 20,000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है। सो 20,000 यूनिट्स इंटू 20.75, इट इज 4,15,000 रुपीज, 4,15,000 रुपये आ जाएगा। उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी गिवन 10,000, 20 रुपए 75 पैसा के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा 2,07,500। अब हमें क्या करना है? टोटल करना है, ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट में से ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। सो 31,12,500 प्लस 4,15,000 माइनस 2,07,500, वी गेट द अमाउंट ऑफ 33,20,000 रुपीज। 33,20,000 रुपीज। जैसा हमने आगे देखा था वैसा ही यहाँ पे भी होगा। अब ये जो 30,20,000 का अमाउंट है, उसको अगर आप 20 रुपए 75 पैसे से डिवाइड करोगे तो 1,50,000 का आंसर नहीं आएगा, या आंसर आएगा 1,60,000। क्यों? क्योंकि अब से 1,60,000 के हिसाब से कैलकुलेशन स्टार्ट, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन खत्म हो गया। तो जहाँ से स्टार्ट किया था 1,60,000 से, वहां से हम लोग यहाँ पे आ गए 1,60,000 पे। सो अगर सेल्स में से टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, नेट प्रोडक्शन कॉस्ट अगर माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, नेट प्रोडक्शन कॉस्ट को COGS भी बोला जा सकता है, और प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन को ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच मेथड है। इसमें दोनों ही टाइप के कॉस्ट कंसीडर ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए इसको COGS बोल सकते हैं, और प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन को ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ये कहाँ से आया? तो ये जो 40 रुपए था और यूनिट के सेल्स के 40 रुपए में से हमने ये 20 रुपए 75 पैसे माइनस किए, सो वी गेट द अमाउंट ऑफ 19 रुपीज 25 पैसा। इसी तरह से 64 लाख रुपीज में से अगर 33.20 लाख माइनस करेंगे तो वी गेट द अमाउंट ऑफ 30,80,000 रुपीज। अब यहाँ पे तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड का जो फिक्स कॉस्ट था वो ऊपर लिख लिया है, इसलिए यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑफिस फिक्स्ड एंड वेरिएबल माइनस करेंगे, दैट इज 7,80,000 फॉर 1,60,000 यूनिट्स, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड प्लस वेरिएबल बोथ इज कंसिडर ओवर हियर, दैट इज 5,40,000। दोनों को माइनस करने के बाद वी गेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को भी मैंने आपको बोला था कि हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी भी ये जो फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स था, ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स वाला पार्ट, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स वाला जो पार्ट था उसका कैलकुलेशन करना बाकी है, क्योंकि टोटल फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड इज गिवन 24 लाख रुपीज, और वी had considered only 22,50,000 रुपीज। मतलब कि हम लोगों ने 1,50,000 रुपये 1,50,000 रुपये कम कैलकुलेट किया, कम एब्सॉर्ब किया। तो वो जो कम एब्सॉर्ब किया है, 10,000 यूनिट्स हमने जो कम बनाए थे, दैट इज अंडर रिकवरी ऑफ दिस फिक्स्ड ओवरहेड। सो अंडर रिकवरी होगा तो हम लोग माइनस करेंगे, ओवर रिकवरी होगी तो हम लोग प्लस करेंगे। फॉर्मेट में हम लोग देख चुके हैं, लेस अंडर रिकवरी एंड एड ओवर रिकवरी। यहाँ पे अंडर रिकवरी बनता है क्योंकि ये जो 24 लाख रुपए था वो 1,60,000 यूनिट्स के लिए था, और हमने प्रोड्यूस किए 1,50,000, मतलब कि 10,000 यूनिट्स हमने कम प्रोड्यूस किए थे। 10,000 यूनिट्स अंडर प्रोड्यूस्ड देन मैक्सिमम कैपेसिटी, तो उसका हमें आंसर मिल जाएगा 1,50,000 रुपये। अब
17,60,000 में से 1,50,000 माइनस करने के बाद जो 16,10,000 16,10,000 आंसर आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें खाली डिफरेंस जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स का है और ये अंडर रिकवरी का है। ये दोनों अगर आप लोग ध्यान में रखोगे एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच के इनकम स्टेटमेंट को बनाते वक्त, तो आपको कोई दिक्कत सम के अंदर आएगी। ठीक है, अभी भी सम खत्म नहीं हुआ है। देखो, सम के अंदर एक और चीज पूछी थी, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो वी मस्ट हैव टू मेक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा, लेकिन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसका फॉर्मेट मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि वो डिफिकल्ट है ही नहीं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वेरी इजी। लेट अस प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय टू कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनता है आप लोग इधर देख लो और याद रख लो। बड़ा ही सिंपल इसका तरीका है, सिर्फ 4 आइटम्स इसके अंदर लिखनी है और इसको स्टार्ट करना है प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्ट अप्रोच से। मतलब कि जो प्रॉफिट हमने एब्सॉर्प्शन कॉस्ट अप्रोच के स्टेटमेंट में फाइंड किया था, दैट इज 16,10,000 रुपीज। इससे ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्ट अप्रोच। ये 16,10,000 लिख दिया। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, इसमें हमें ध्यान में रखना है। ओपनिंग स्टॉक हम लोग ऐड करते थे, तो यहाँ पे भी ऐड ही करना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ऐड करना है। क्या करना है? डिफरेंस। डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड होगा। डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक आप लोग कैसे फाइंड करोगे? तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्ट अप्रोच एंड ओपनिंग स्टॉक अमाउंट एज पर मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। अब दोनों के स्टेटमेंट में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्ट अप्रोच इज 4,15,000 एंड ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच इज 1,15,000। दोनों का डिफरेंस आया 3 लाख रुपए। सो यहाँ पे हम लोग 3 लाख रुपए को ऐड कर लेंगे। उसी तरह से माइनस होगा डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एज पर द एब्सॉर्प्शन कॉस्ट अप्रोच एंड क्लोजिंग स्टॉक एज पर द मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। 2,07,500 जो है वो एब्सॉर्प्शन कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से था और 57,500 मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से था। दोनों का डिफरेंस निकला 1,50,000 रुपीज। अब 16,10,000 में हम लोग डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक 3 लाख रुपए ऐड करेंगे और डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 रुपए माइनस करेंगे, तो वी मस्ट गेट द अमाउंट ऑफ 17,60,000 rupees, that is exactly a profit as per marginal cost approach। आपका मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से जो प्रॉफिट आया था वो मैच हो जाना चाहिए। समझ गए आप? एब्सॉर्प्शन कॉस्ट अप्रोच से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करना है, डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है और आपको जो आंसर मिलेगा वो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच मिलेगा। क्लियर? इतना ही इसके अंदर है। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा स्टेटमेंट एज पर एब्सॉर्प्शन कॉस्ट और तीसरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है? If you have any questions regarding this sum or regarding marginal cost approach or absorption cost approach, you can comment in this video section. I will try to clarify you. I will make you understand as and when I find a time. I hope I cleared everything regarding marginal cost and absorption cost approach. Thank you very much, all of you, for listening me with patience. And now, please excuse me for this session. I will promise you we will definitely meet in another session of CVP analysis shortly. Till then, thank you all.